जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की टेस्ट लगा रहे हैं। आज का जो हमारा है यूपी स्पेशल में 115 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें हम यूपी जीके के क्वेश्चनों की बात यहाँ पर करने वाले हैं, साथ में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। आज हमारा छठवां टेस्ट सीरीज है आपकी दृष्टि आईएएस का। इसके पहले ऑलरेडी हम 5 फुल टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं, शायद आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। तो 50 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में लगा चुके थे। आज का जो हमारा 51 क्वेश्चन से हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। ताजमहल के संदर्भ पर इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो बात यह कर रहा है कि ताजमहल के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा इन दोनों में सही ऑप्शन है। तो चारबाग शैली से यह निर्मित जो है आपका उद्यान है। किस शैली में बना है? चारबाग शैली में ताजमहल जो है बना हुआ है। तो हम कहेंगे मुगल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट जो आपकी है बढ़िया तरीके से इसको माना जाता है, और यह जो है चारबाग शैली में बना हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, पच्छीकारी या फिर इसे पित्तूदरा शैली कहते हैं। इस शैली में इसको जड़ाऊ का काम जो है किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो चारबाग शैली की अगर बात करें ये कैसी है, तो चारबाग शैली आपको ये समझना है कि फारसी शैली है, सबसे पहले तो ये समझो। और जो फारसी शैली है इसका उपयोग ताजमहल में किया गया है, और चतुर्भुजी अभिविन्यास बनाया गया, मतलब कि चतुर्भुज रूप में इसको जो है बनाया गया है। किस रूप में? चतुर्भुज रूप में इसको बनाया गया है, जिसे हम चारबाग शैली के रूप में जानते हैं। और इस यहाँ पर ताजमहल को स्वर्ग के प्रतीक के रूप में माना गया है। ताजमहल को इसके स्वर्ग के प्रतीक के रूप में जो है माना गया है। अब हम बात करेंगे कि पित्तौदरा शैली क्या होता है। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें, पित्तौदरा शैली एक जटिल जड़ाई का काम होता है, जड़ाई की तकनीक होती है। क्या होती है? जड़ाई की तकनीक होती है। कैसी होती है? मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर पर सोने चांदी की यहाँ पर जो है जड़ाऊ का काम जो है किया जाता है। इस तरीके से रंगीन पत्थरों को सफेद संगमरमर पर जड़कर सुंदर पुष्प रूप में, ज्यामिति डिजाइन रूप में बनाया जाता है, जिसे हम पित्तौदरा तकनीक कहते हैं। और पत्थर पर सोने चांदी के जड़ाऊ का काम होता है, तो उसी को हम चारबाग शैली में पित्तौदरा तकनीक में ताजमहल को हम देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्यों करवाया था? अपनी पत्नी की याद में अर्जुमंद बानो, कौन क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था। अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। आगरा में बना हुआ है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कबीरदास से संबंधित है? तो कबीरदास से साहित्यिक कृति जो है इनमें से कौन कौन संबंधित है? तो यहाँ पर बीजक जो है कबीरदास के द्वारा जो है रचित है। कौन सी? बीजक जो है कबीरदास जी के द्वारा जो है रचित है। अगर कबीरदास जी की बात की जाए, और भी रची हैं, जैसे ग्रंथावली। कौन सी? ग्रंथावली की बात की जाए तो बीजक की बात की जाए तो साखी या सखी भी कहते हैं। और अनुराग सागर, कौन सी? अनुराग सागर। ये सभी आपकी कृतियां जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा की रणनीतिक शहर के रूप में स्थापना की? आगरा की स्थापना की बात करें किस शासक के द्वारा की गई है? तो आप सभी को याद होगा आगरा की स्थापना जो है 1504 में की गई थी, और कहीं कहीं ऑप्शन में 1506 भी आता है, लेकिन ज्यादातर आपके वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने 1504 माना है। 1504 में बात किया तो सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा में आगरा की स्थापना की थी। और क्यों की थी? क्योंकि उत्तर भारत को प्रमुख रणनीतिक रूप से इसको बनाया जा सके, इसलिए आगरा की जो है स्थापना को किया गया था। तो रणनीतिक और प्रशासनिक शहर के रूप में आगरा की सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन जो है कन्नौज का प्राचीन नाम था? तो कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? कान्यभुज। क्या है ये? इसको याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है। कन्नौज का कान्यभुज प्राचीन नाम रहा है। कान्यौज के अलावा एक और नाम रहा है, अगर आपको ये तो याद ही होगा, महोदय। महोदया भी कहते हैं ना, कहीं कहीं महोदया भी कहते हैं, महोदय भी कहते हैं। और कान्यभुज एवं महोदय दोनों कन्नौज के प्राचीन नाम रहे हैं। और यहाँ पर ज्यादातर गुर्जर प्रतिहार एवं गढ़वाल वंश का, राजवंशों का जो है शासन रहा है। तो इन दोनों राजवंशों को याद कर लो। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया है? तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा जो है आपके सैयद अहमद खान ने दिया हुआ है। किसने? सैयद अहमद खान ने दिया है। सैयद अहमद खान का मतलब था शिष्टाचार और नैतिकता में सुधार करना, और भारत में अलीगढ़ आंदोलन और आधुनिक इस्लामी प्रचार को सैयद अहमद खान को ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शहरों के जोड़े ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी के रूप में कार्य किया है? तो कुछ शहरों के जोड़े हैं जिनमें से उत्तर पश्चिमी
प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किए हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर जो है दिल्ली, आगरा, दिल्ली एवं लखनऊ, दिल्ली एवं लखनऊ कार्य किया नहीं किया है, आगरा कानपुर नहीं किया है, मेरठ वाराणसी नहीं किया, लेकिन आगरा और इलाहाबाद की बात किया है, आगरा और इलाहाबाद की बात की जाए, इन दोनों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी के रूप में जो है कार्य किया हुआ है। तो ऑप्शन आपके जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1834 का समय था, आपको पता होगा, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी को बनाया गया था और उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया गया था। और क्रमिक रूप से देखा जाए तो फिर उसके बाद इलाहाबाद भी प्रशासनिक राजधानी रही है। विद्रोही का स्थान है और भारतीय नेता है, कौन सा विद्रोही का स्थान किस भारतीय नेता से संबंधित है? तो बात की जाए यहाँ पर हम बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली संबंधित है। लखनऊ की बात किया तो बेगम हजरत महल संबंधित है। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला था और बरेली में खान बहादुर खान ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए जो आलोचना की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, किस अधिवेशन के दौरान की गई है? अधिवेशन रहेगा 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान की गई। 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किसकी स्थापना? पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना जो है की थी। तो आपको 1910 जो है याद रखना है, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, ध्यान रखना है। और 1909 में याद करना है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम संबंधित। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है संबंधित है। 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो आपके गरम दल एवं आपके नरम दल थे, इन दोनों में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल एवं ठंडे दल का क्या हो गया? आपका विलय हो गया था। क्या हो गया था? इन दोनों दलों का आपका विलय हो गया था। तो इन सभी चीजों को रखना है। और 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बंगाल से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली में राजधानी को जो है स्थानांतरित किया गया था। तो चारों ही ऑप्शन कुछ कुछ चीजों को दर्शा रहे हैं। इन चारों ही ऑप्शनों को आपको याद भी कर लेना है, वेरी इंपोर्टेंट रहते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये चैनल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आप मानो या ना मानो। यहाँ पर मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं, मल्टीपल कोचों की। आप जाके एक बार चाहे चैनल पे देख सकते हो, आप कहोगे कि हाँ सर बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज लग रही है। इतना टेस्ट सीरीज किसी भी वर्तमान में किसी भी चैनल पर नहीं लग रही होंगी, ये मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे चैनल पर डेली 4 कोचों की टेस्ट लग रही है, जिसमें से मेक आईएएस की बात करें, हम दृष्टि की बात की जाए, दृष्टि की बात करें तो जीएस वर्ल्ड की बात की जाए, और जीएस वर्ल्ड की बात करें तो आपकी ध्येय आईएएस की यहाँ पर टेस्ट है। तो 4 कोचों की टेस्ट केवल एक चैनल पे, और डेली वीडियो आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। और बीच बीच में एग्जाम बूस्टर सीरीज भी हमारी चालू है, वो भी आप लोग जाके देख ही सकते हो। खैर क्वेश्चन पे लौटते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को किस कार्रवाई में शामिल होने के कारण 19 दिसंबर 1927 को मृत्यु दंड दिया गया था? तो कौन सी कार्रवाई में शामिल हुए थे? काकोरी षड्यंत्र कांड में शामिल हुए थे। काकोरी षड्यंत्र कांड जो है आपको ट्रेन कार्रवाई जो है 1925 में की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के द्वारा की गई थी, जिसमें ध्यान रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को, इन सभी के लिए क्रांतिकारी थे, तो इन सभी को ट्रेन डकैती के मामले में मृत्यु दंड जो है दिया गया था। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इस समय अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन कहना है शुजा उद दौला था। क्यों थे? शुजा उद दौला आपके कौन थे? अवध के नवाब थे, याद रखिएगा। और यहां पर जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम का साथ दे रहे थे, किसका? मीर कासिम का साथ दे रहे थे। मीर कासिम के साथ साथ में यहाँ पर शुजा उद दौला भी थे, अवध के नवाब थे शुजा उद दौला। और शुजा उद दौला के बाद और कौन थे? मुगल सम्राट थे। मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम जो है द्वितीय आपके मुगल सम्राट थे। ये सभी को अंग्रेजों ने हराया था और फिर इनसे बढ़िया तरीके से जो है संधि भी कर रखी थी। कहा जाता है 1757 के युद्ध ने जो पुष्टि है बक्सर के युद्ध ने पूर्ण करती थी। तो इसलिए 1757 का प्लासी का युद्ध याद करके 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने अंग्रेजों को पूर्ण स्वायत्तता यहाँ पर दे दी थी। नेक्स्ट आता है किस घटना को बनारस संहार के नरसंहार की कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी घटना है जिसको बनारस की नरसंहार घटना के रूप में जाना जाता है? तो 1799 में वजीर अली खां और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला था, जिसे हम बनारस संघर्ष के रूप में जानते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उस क्वेश्चन से बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी को पता है, सुन लेते हैं जो नए नए अपडेट हुए हैं यहाँ पर। तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट नाम से ऐप है, जहां पर एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो या फिर आपके यूपी स्पेशल हो, साथ में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी कवर की जा रही है, जिसमें 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है। 90 से ज्यादा लेक्चर है और इन लेक्चरों को 30 दिन का टारगेट रखा है कि 30 दिनों में इन लेक्चरों को पूरा कर देंगे। तो डेली 3 लेक्चर आते हैं, उनको कवर कर सकते हो। इसी ऐप पर आपको ऑनलाइन माध्यम से हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर आपको मिल जाते हैं। 300 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक क्विक रिवीजन नाम से नोट्स बन चुके हैं, जिसमें आप लोग QRN जिसे हम कहते हैं, इस ऐप को भी आप डाउनलोड करके, यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को तो आप लोगों ने इतना ज्वाइन किया हुआ है, बता नहीं सकता हूं। पीडीएफ फॉर्म में कोर्स है, सारा आप लोगों को निचोड़ रिवीजन के तौर पर हमारे इस आपके पीडीएफ से मिल जाता है। और ये 23 पीडीएफ में, जो 23 पीडीएफ में बात करें तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, और यूपी जीके की 4 स्पेशल पीडीएफ हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हमने एक पीडीएफ में दे रखा है, उसको भी आप लोग आप इसी कोर्स में पढ़ सकते हो। तो अभी डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी नट, और 3 से 4 कोर्सेज चल रहे हैं। इन सभी कोर्सों में आप इन्वॉल्व करके, आप ध्यान रखिएगा, आप ज्वाइन करने के बाद यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा इससे सफलता महसूस होने वाली है। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक के लिंक से भी कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस शहर ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल पहले अधिवेशन की मेजबानी की है? भारत स्त्री महामंडल के पहले अधिवेशन की मेजबानी 1910 में हुआ था, कहां पर की गई है? तो हम कहेंगे इलाहाबाद में की गई थी। क्या कहां पर की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। किसने की थी? कभी ऑप्शन में आ जाए तो सरला देवी चौधरानी ने की थी। किसने? सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री मंडल की आपकी मेजबानी की गई थी। पहला अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट है। क्या उद्देश्य था? महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा लेकर, पर्दा प्रथा को समाप्त करने को लेकर, महिलाओं में सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने को लेकर जो है ये आपका अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ख्याल नृत्य के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? ख्याल नृत्य के बारे में ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ख्याल नृत्य जो है प्रायः बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि त्योहारों के अवसरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ख्याल नृत्य जो है आपको ध्यान रखना है, कई क्षेत्रीय रूपों में इसको किया जाता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह नृत्य पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य पर किया जाता है, कृषि त्योहार पर नहीं किया जाता है। किसके? पुत्र के जन्म पर किया जाता है ख्याल नृत्य को, क्योंकि ख्याल है कि हमारा पुत्र हो जाए, इसलिए किया ख्याल नृत्य को किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रायः संबंधित है, हालांकि कई और भी क्षेत्र में किया जाता है। आपका केवल कृषि त्योहारों से, ये ऑप्शन गलत हो गया। इस नृत्य में कलाकार बांस से निर्मित और रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित एक मंदिर को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला तो करेक्ट है, जबकि पहला वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। अभिकथन और कारण आता है। अभिकथन में कारण में कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देवा मेला की बात की जाए, हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह इनके पिता सैयद कुर्बान अली शाह की क्या मनाया जाता है? उर्स पर मनाता है। तो इनके पिता हैं कौन? क्या पिता का नाम है? सैयद कुर्बान अली। क्या है? सैयद कुर्बान अली। सैयद कुर्बान अली की जो है आपकी क्या है? उस्र है ना? उस्र है मतलब की मृत्यु वाले दिन है। उस उस्र पर जो है देवा मेला हाजी वारिस अली की शाह की पुण्यतिथि पर नहीं, बल्कि पिता सैयद कुर्बान अली शाह की आपकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देवा मेला क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। कारण है, यह मेला बाराबंकी के निकट देवानगर में सफर माह में लगता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, सफर माह में लगता है। तो ऑप्शन केवल बेकारण वाला सही रहेगा, तो ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कहां पे लगता है? बाराबंकी के पास में इस मेला को लगता है। 12 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर जो है देवानगर पर लगाया जाता है। तो आप ऑप्शन थोड़ा समझ पाए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है मेला। सांझी कला मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा और धार्मिक संदर्भ से संबंधित है? सांझी कला है, सांझी कला कह रही है कि मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा और धार्मिक संदर्भ को संदर्भित करती है? तो सांझी कला जैन ब्राह्मण विज्ञान से, बौद्ध मंडल चित्रकला से, कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति से, तांत्रिक शैव परंपरा से। तो हमारा ऑप्शन रहेगा कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति से आपकी सांझी कला मुख्य रूप से क्या करती है? आपकी परंपरा धार्मिक रूप से जानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो जौनपुर में जो आपकी अटाला मस्जिद है इसके बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपकी सही है ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात करें उसी काल की दिल्ली की मस्जिदों के विपरीत अटाला मस्जिद की मीनारें नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, अटाला मस्जिद में मीनारें नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको इसी में ये याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा है दिल्ली की मस्जिदों की, उसी समय की दिल्ली की मस्जिद है, उसी समय अटाला मस्जिद है, दिल्ली की मस्जिदों में मीनारें पाई जाती हैं। तो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कवर हो रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इस मस्जिद में महिलाओं की प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्ष जो है शामिल किए गए। तो दोनों कथन सही है, सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों कथन इसमें सही है, क्योंकि अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। किसने, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, कभी आ जाए तो 1408 में बनवाया गया था, जौनपुर में बनवाया गया है। और इस मस्जिद में महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जो कक्ष का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मथुरा कला शैली के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। मथुरा कला शैली के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। मथुरा कला शैली की महिला मूर्ति अच्छी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है। तो मथुरा कला शैली की महिला कैसी है, मूर्तियां जो है महिला मूर्तियां ये अच्छी परंपरा को दर्शाती है, करेक्ट है। दूसरा कहता है मथुरा परंपरा में बुद्ध की प्रतिमा की विशेषता उनका शरीर, मुंडित मस्तक, सिंहासन जो मुद्रा है विराजमान मुद्रा में है। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, ऑप्शन रहेगा दूसरा वाला। एक और दो दोनों ऑप्शन मथुरा कला शैली के बारे में सही है, आपको ध्यान रखना है। और मथुरा शैली की एक बार और भी है, जो स्तंभ और प्रवेश द्वार पर ऊंची नक्काशीदार मूर्तियां बनाई गई हैं, कामुक मुद्राओं में है, कभी वृक्षों के साथ संबंध है, तो कभी श्रृंगेरी है ना संबंध है। तो एक तरीके से ये थोड़ा यहां पर देखोगे कामुकता को यहां पर यो दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण सुविधा के लिए साझेदारी के साथ विकसित किया है। तो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप का भी हाल ही में निर्माण किया जा रहा है। किन दो लोगों के बीच में हुआ है समझौता, तो HCL एवं फॉक्सकॉन के बीच में समझौता हुआ है। HCL एवं फॉक्सकॉन के बीच में समझौता किया गया है, सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के वस्त्र क्षेत्र के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में वस्त्र क्षेत्र के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है फैब्रिक के मामले में, तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश भारत में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक है, नहीं। रेशम के मामले में हम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। कौन से, 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश रेशम के मामले में। उत्तर प्रदेश भारत के परिधान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो परिधान के मामले में बात की जाए कौन-से स्थान पर है, तो परिधान के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है 5वां स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश में रेशम के मामले में और परिधान दोनों के मामले में 5वें स्थान पर है। कपड़ा फैब्रिक का तीसरा बड़ा उत्पादक रहा है उत्तर प्रदेश। तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। क्या है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में खाद्य फसल जो है उत्पादन रैंक में सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फसलें हैं उनका स्थान है, पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है। तो बात करें दूध में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, करेक्ट है। फल में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, करेक्ट है। अंतर्देशीय मत्स्यिकी में तृतीय स्थान पर, ये भी करेक्ट है। गन्ने में बात की जाए, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कैसे, पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान लिखा है, ऑप्शन कहेंगे हम ये वाला आपका गलत है। गन्ना उत्पादन में कैसा है, पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के आधार पर कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में और कोई पूछ ले, लेकिन इसके लिए मैंने अपने चैनल पर पूरी वीडियो बनाई थी प्रत्येक जिले के बारे में, तो आप उसको जाके देख पाओगे। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें बरेली में जरदोजी संबंधित है, करेक्ट है। फिरोजाबाद में कांच के बर्तन संबंधित है, ये भी सही है। हमीरपुर में जूते के लिए फेमस, ये भी ठीक है। झांसी की बात किया तो लोहे कला के लिए प्रसिद्ध है क्या, नहीं। झांसी जो है सॉफ्ट टॉयज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सॉफ्ट टॉय के लिए। सॉफ्ट टॉय जो आपके खिलौने होते हैं, सॉफ्ट टॉय होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए, हमीरपुर जूतों के लिए, बरेली जरदोजी के लिए, झांसी में सॉफ्ट टॉय मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है प्राप्त हुआ है, किन किन उत्पादों को हुआ है यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन तारकसी को मिला है ना, तारकसी को मिला हुआ है। दूसरा कालपी का कागज को मिला हुआ है, गौरा पत्थर को मिला हुआ है, बाराबंकी हथकरघा को मिला हुआ है।
तो यहां पर ऑप्शन रहेगा डी वाला, सभी ऑप्शन सही हैं। अब जीआई टैग के बारे में भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, है ना, प्रॉपर वीडियो बनाई है, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाई है, एक 2024 के लिए बनाई थी, एक 2025 के लिए बनाई है। आप दोनों वीडियो को चैनल पे जीआई टैग नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके देख पाओगे, प्रॉपर चीजें आपको मिल जाएंगी, कौन सी चीज यहाँ पर किस जिले से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है किस जिले से संबंधित है, तो आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। इससे पहले चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग के लिए इतनी हेल्प करता रहता हूं, आप इतना तो मोटिवेशन दे सकते हो यार, पैसा तो नहीं मांगता हूं वीडियो देखने का, तो कम से कम इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो कि मोटिवेशन दे सकते हो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। एक ऑप्शन नया आ गया हाइप नाम से, हाइप वाला भी आप कमेंट के बगल से ही आता है, उसको भी आप लोग हाइप कर दिया करो, उससे वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाती है, इससे फायदा हो जाता है थोड़ा, है ना। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो विचार करें, यह नीति जो है वर्ष 26 से 27 तक, 2026 से लेके 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य रखा हुआ है। कितना? 2026 से 27 तक में 22,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा हुआ है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में है। दूसरा है, यह नीति केवल सरकारी उपभोग के लिए सौर ऊर्जा पार्कों के विकास को शामिल किया गया, नहीं, ये तो गलत लिखा है, सर केवल सरकारी उपभोग के लिए, ये तो गलत है। यहां पर तो आपकी सीधी बात की जाए तो कैप्टिव उपभोग, तृतीय पक्ष बिक्री उपभोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही लोग शामिल हैं, तो ऑप्शन ये तो आपका गलत हो गया। तीसरा है, इस नीति के अंतर्गत अयोध्या मॉडल को सोलर सिटी के रूप में घोषित किया गया, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जिस तरीके से सांची सिटी है ना, उसी तरीके से आएगा अयोध्या को भी सोलर सिटी बनाया जा रहा है, तो केवल पहला वाला और तीसरा वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी योजनाएं या फिर योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहां पर कौन कौन सी योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना कैसी है? कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए व्यक्ति सहायता प्रदान करना है, उत्तर प्रदेश संबंधित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए होती है परिवार, उनको विवाह करवाना है, ये भी करेक्ट है। नवीन रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो लाभार्थी होते हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है, ये भी ठीक है। फार्म पॉन्ड योजना, फार्म पॉन्ड योजना क्या है, ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं भंडारण के लिए फार्म पॉन्ड योजना का उद्देश्य है, तो सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित, तो हम कहेंगे महाराजगंज जिले में किया गया। कहां पर किया गया? महाराजगंज जिले में एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है। तो जिला याद रखना है, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की संख्या का उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यहाँ पर इटावा में सारस क्रेनों की सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। अभी लगभग बात की जाए तो 3,829 आपके यहाँ पर जो है सारस क्रेन है, जहां पर 500 पक्षियों की वृद्धि अभी हाल ही में की गई है। कितना? 500 पक्षियों की वृद्धि को किया गया है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश का धनौरी आर्द्रभूमि सारस क्रेन एक प्रसिद्ध आवास स्थल है, तो हम कहेंगे भाई ये भी ठीक है। तो धनौरी जो है आपका आवास जाना जाता है किसके लिए? सारस क्रेनों के लिए, तो ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सारस, एक फैक्ट याद कर लो, सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। विश्व की पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपको याद रखना है सारस क्रेन ही है। कौन सा है? सारस क्रेन ही विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है, जिसे IUCN की किस बुक में रखा गया है? IUCN की रेड डाटा बुक में कौन सी, किस संकट श्रेणी में? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। किसमें? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट। आपको बफर में सफर योजना कौन सी है? बफर में सफर योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर एक गलत है, 3 सही है। बात करेंगे बफर में सफर योजना का क्या संबंध है। यह एक पारिस्थितिक पर्यटन पहल है जिसे उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। यह दुधवा एवं पीलीभीत जैसे बाघ अभ्यारण्यों को बफर जोन में शामिल करती है, तो ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में एक विशेष पारिस्थितिक स्थल के रूप में विकसित की जा रही है। सेमरई झील इस योजना का हिस्सा नहीं है, तो भाई साहब सेमरई झीलों बात की जा रही है, सेमरई झील जो है इस योजना का हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है, तो ऑप्शन जो है लिखा है नहीं शामिल है, तो हिस्सा शामिल है।
चौथा है दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए एक आधुनिक सूचना केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो ए बी डी तो सही थे, सी वाला क्यों सही नहीं है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV क्या है? ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, विचार कीजिए। तो पोलर रिसर्च व्हीकल के बारे में विचार करना है। ध्रुवीय अनुसंधान पोत एक ऐसा जहाज होता है जहां ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान एवं महासागरों में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक मंच या प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है भारत ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से ध्रुवीय अनुसंधान पोत को निर्मित किया है और नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा। नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग, इसके साथ में दोनों कंपनियों ने यह एग्रीमेंट जो है किया हुआ है। मार्को शुल्क के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो मार्को शुल्क के बारे में विचार करना है। दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और इक्वाडोर शामिल है। क्या ये सही है? हम कहेंगे गलत है। क्यों? मार्को शुल्क दक्षिणी साझा बाजार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अमेरिका व्यापार समूह है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल है। कौन सा है? अर्जेंटीना के बाद कौन सा है? ब्राजील, आपकी ब्राजील के बाद पराग्वे और उरुग्वे शामिल है। तो यहां पर चिली और इक्वाडोर की बात की जा रही है, शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो आपका उरुग्वे शामिल है, कौन सा? उरुग्वे शामिल है। दूसरा आपका इसमें पराग्वे शामिल है, लेकिन चिली और इक्वाडोर शामिल नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। यह यूरोपीय संघ के मॉडल पर आधारित है, करेक्ट है। भारत ने इस व्यापार समूह के साथ में एक तरजीही व्यापार व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर व्यापार तरजीही व्यवस्था का मतलब होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PFA जिसे कहते हैं, और यहाँ पर PTA लिखा हुआ है ना, थोड़ा बहुत अंतर है, हो सकता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑपरेशन स्पाइडर वेब हाल ही में किस संबंध में चर्चा में रहा है? देखो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है और ये हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? तो ये ऑप्शन आता है यूक्रेन के द्वारा रूसी क्षेत्र में उड़ान ड्रोन आधारित गुप्त हमलों के लिए आपके ऑपरेशन स्पाइडर वेब को हाल ही में जाना गया है। अब देखो कुछ लोग होते हैं सीरिया में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए, फिर हम कहेंगे गलत। दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों की निगरानी के लिए हम कहेंगे गलत। डार्क नेट नेटवर्क के लिए हम कहेंगे गलत। अब इससे क्या होता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये शब्द भी आ जाते हैं, तो फिर ये वाला जो शब्द है डायरेक्ट वाला वो आपके माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन में तो याद उतना ही करना है जितना हमारे काम में आ जाए, हमें रटना नहीं है, स्ट्रेटेजी के थोड़ी ना है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब हाल ही में क्यों आया चर्चा में? यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में ड्रोन आधारित गुप्त हमले के लिए चर्चा में आया हुआ है। ऑप्शन केवल और केवल आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब करेक्ट पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं। भारत ने 2025 से 28 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता को संभाला है। किसकी अध्यक्षता को संभाला है? अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की आपकी अध्यक्षता को संभाला है, करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान में 31 सदस्य देशों का संघ है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए सहयोग कार्य करता है, तो ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक निकाय है, क्या ये संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक निकाय है? तो हम कहेंगे भाई नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक निकाय नहीं है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन पहला वाला और दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं, हाल ही में खींचन और मैनार को भारत के नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। खींचन एवं आपकी कौन सा है? मैनार है, और इन दोनों रामसर स्थलों को भी हाल ही में शामिल किया गया है। और खींचन और हम बात करें मैनार की, ये दोनों कहां से किस राज्य संबंधित है? ये दोनों आपकी राजस्थान राज्य से संबंधित है, और राजस्थान के भी उदयपुर से जिले से संबंधित है। तो ये दोनों राजस्थान में स्थल है, करेक्ट है। शामिल होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है 91 हो चुकी है, तो ये भी करेक्ट है। तो अब कितनी हो चुकी है? 91 आपके रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, तो डी ऑप्शन सही है। तो हमें आपके लिए 3 वीडियो बनानी है, एक तो आपके नेशनल पार्क के लिए बनानी है, कितने हैं, है ना। दूसरा आपका रामसर स्थलों के लिए बनाने हैं। अब रामसर स्थल कितने हो चुके हैं, किस जिले में कौन सा रामसर स्थल है, आप हमें थोड़ा सा याद दिलाते रहना है कमेंट करके। इन दोनों वीडियो को हम 25 अगस्त को अपलोड कर देंगे। देखो डेट भी दे दे रहा हूं पहले 25, क्यों? थोड़ा सा टाइम लगता है PPT बनाने में, आपके अकॉर्डिंग चीजों को समझ में आए इसलिए। तो दोनों ही आपकी आ जाएंगी, और बैक टू बैक आपकी एक दिन नेशनल पार्क और दूसरे दिन आपकी रामसर स्थल आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोनों वीडियो आपकी जल्दी हम कर देंगे, 25 से पहले ही आ जाएंगी। 25 तो मैक्सिमम टाइम है ना, 25 तो मैक्सिमम टाइम है। धनुषकोटी में प्रस्तावित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? धनुषकोटी में एक प्रस्तावित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तो धनुषकोटी बन रहा है अभ्यारण्य, इसके बारे में विचार करना है कौन सा सही है। इस अभ्यारण्य की स्थापना आधिकारिक जो घोषणा है
तमिलनाडु सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अब ये जल्दी से मुझे कोई कमेंट करके बताएगा, ये बात हम नहीं बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। दूसरा है, ये बात सही है बिल्कुल, दूसरा है इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के लिए केंद्रीय एशियाई मार्ग के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल को सुनिश्चित करना है। मान लो कहीं से उड़ान भर के पक्षी आ रहा है, यहाँ पर आपके विश्राम कर सकता है, फिर आगे जा सकता है। तो ऑप्शन आएंगे सी वाले, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। तो ली जेंग म्यूंग का दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है, करेक्ट है। तो कौन है दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के ली जेंग म्यूंग है। इन्हें दक्षिण कोरिया के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुना गया है, तो ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही हैं, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चिनाब ब्रिज के संदर्भ पर विचार करें, और चिनाब ब्रिज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए चिनाब ब्रिज के बारे में समझते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तो है, लेकिन आर्च ब्रिज है। कैसा है, जब आर्च ब्रिज आ जाए तब लगाना है विश्व का सबसे ऊंचा आपका रेल ब्रिज है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। अगर हम बात की जाए कि चिनाब ब्रिज में जो आपका सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 359 मीटर है, और ये एफिल टावर से कितना ऊंचा मीटर है, तो 35 मीटर एफिल टावर से भी ऊंचा है। कितना, 35 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला करेक्ट है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही है आपका। यहां से आपकी USBRL जो है रेल लिंक परियोजना जोड़ी जा रही है। हो सकता है शॉर्टकट में पूछ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कश्मीर घाटी को जोड़ना है। क्या है, कश्मीर घाटी को जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो यहां पर दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग क्या है, IPL 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बारे में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बात करें, रॉयल चैलेंजर्स RCB ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया है। कितने रन से हराया, 6 रन से हराया। क्या करेक्ट है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। विराट कोहली को IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात किया है, विराट कोहली को नहीं बनाया गया है, तो फिर किसको बनाया गया है, तो आपका आता है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को। किसके, मुंबई इंडियंस के हैं सूर्य कुमार यादव। इनको आपको क्या चुना गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। यह पहली बार है जब RCB IPL में फाइनल में पहुंची है, नहीं ये तो गलत है कि पहली बार पहुंची है। इससे पहले RCB 2009 में भी फाइनल में पहुंची थी, इससे पहले फिर 2011 में पहुंची है, फिर अभी 2016 में भी पहुंच चुकी है। तो ये तो बात गलत है कि पहली बार पहुंची है, इससे तीसरा वाला भी गलत है। ऑप्शन केवल पहला वाला सही है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, फ्रेंच ओपन 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फ्रेंच ओपन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में यानिक सिनर को हराया है, ये तो करेक्ट है। आर्यना सवालेंका ने फाइनल में कोको गॉफ को हराया है। तो आपने को याद रखना है, वुमेन सिंगल्स में कोको गॉफ ने किसे हराया है, आर्यना सवालेंका को हराया, मतलब उल्टा लिखा है। तो कोको ने किसको हराया है, आर्यना को हराया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो हम कहेंगे बी वाला ही ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा वाला। पहला वाला तो सही है, इससे कोई लॉजिक ही नहीं है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जेंडर गैप के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। इंडेक्स जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, करेक्ट है ना। और 2025 का कौन सा इंडेक्स था, तो 2019 का हम कहेंगे 19वां संस्करण था इस वर्ष का। कौन सा, 19वां था, तो पहला वाला करेक्ट है। इसमें देशों को 4 आयामों के आधार पर रैंक दी जाती है, आर्थिक सहभागिता, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा और राजनीतिक सशक्तिकरण। हम कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है। भारत 131वें स्थान पर 2024 की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है, तो क्या ये सही है, नहीं। हम कहेंगे भारत 148 में 131 स्थान पर रहा है। 2024 में भारत की 129वीं रैंक थी, क्या थी, 2024 में भारत की 129वीं रैंक थी। 2025 में भारत की कितनी है, 131वीं रैंक है, 131वीं रैंक है। मतलब कि भारत ऑलरेडी 2 पायदान क्या हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, सुधार तो नहीं हुआ है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ जो है सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में लॉन्च किए गए डिजी पिन को किसने विकसित किया है। एक डिजी पिन बन रहा है, आप सभी ने सुना होगा। डिजी पिन को विकास किसने किया है, तो डाक विभाग, IIT हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन विभाग के द्वारा इसको क्या किया गया, विकसित किया गया। ई ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नियोजित क्रॉपिक क्या है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रॉपिक जो है उसका उद्देश्य क्या है, क्या किस चीज के लिए, तो खेतों की छवि
एआई आधारित मॉडल का उपयोग करके फसल डेटा को एकत्रित करने के लिए क्रॉपिक का अध्ययन जो है किया जा रहा है। क्रॉपिक के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको जो है नियोजित या फिर क्या किया गया है, आप कहेंगे प्लान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एएसडब्ल्यूसी अरनाला के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। एएसडब्ल्यूसी अरनाला के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है और पनडुब्बी रोधी है जहाज है, करेक्ट है। इसका निर्माण गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है, ये भी करेक्ट है। यह एक डीजल इंजन वाटर जेट चलित जहाज है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा आप फैक्ट के साथ याद रखो। डी ऑप्शन सही है क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 नोमैडिक एलिफेंट कहां पर आयोजित किया गया है। भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसे हम कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट, और यह जो है आपका 17वां आयोजन था। और यह कहां पर किया गया इसकी बात कर रहा है, तो हम कहेंगे उलान बटोर की राजधानी, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया। सॉरी, कहां पर किया गया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया। 2025 वाला मंगोलिया में किया गया था, 2024 वाला पूछ लिया तो कहां किया गया, तो हम कहेंगे मेघालय में किया गया था। मेघालय में भी किस स्थान पर किया गया था, तो मेघालय के भी उमरोई स्थान पर किया गया था। तो यहां पर क्या आना है, 2024 में मेघालय में भारत में, 2025 में मंगोलिया में किया गया है। भारत की राष्ट्रपति एडीसी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात की जाए, यशस्वी सोलंकी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 4 दिसंबर को एक पक्षीय बाध्यकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है, करेक्ट है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव को विरुद्ध जो है मतदान किया था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन दोनों ही सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जून 2025 में किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता जो है रूप प्रदान किया हुआ है। तो WHO के द्वारा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में किस रोग को घोषित किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा त्वचा रोग को, स्किन डिसीज को, किसको, स्किन डिसीज को जो है घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी रखी गई है। साइबर सुरक्षा अभ्यास के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। साइबर सुरक्षा अभ्यास के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। बहुचरणीय अभ्यास है, रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है, करेक्ट है। इस अभ्यास को 16 जून से लेकर 27 जून के बीच में आयोजित किया गया था, ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य वास्तविक विश्व में साइबर हमलों को अनुकरण करना है और रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्षमताओं को परीक्षण करना है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी वाला रहेगा, 1, 2, 3 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किसने साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय का प्राप्त किया हुआ है, तो किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो है प्राप्त हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रुद्रास्त्र ड्रोन के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो रुद्रास्त्र ड्रोन के बारे में विचार करना है, यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। कैसा है, हाइब्रिड है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग में लैंडिंग ड्रोन है, करेक्ट है। इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी को लक्ष्य भेद दिया सकता है, तो ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन डी वाला रहेगा, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। 99वां क्वेश्चन है, अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से दुर्घटनाग्रस्त विमान का निर्माण किस कंपनी का था। तो भाई ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि चर्चा में रहा है। कभी कभी चर्चा में जो चीज रहती है ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन एग्जाम में वही फंसा देता है। तो अहमदाबाद में भी विमान दुर्घटना हुआ, इस विमान का निर्माण जो है बोइंग 787 एच ड्रीम लीनर का ये विमान था। किसका था, आपका बोइंग 787 एच ड्रीम लाइनर का विमान था। लंदन गेटवे के लिए जा रहा था, अहमदाबाद हवाई अड्डे में उड़ान भरी थी। 787 सीरीज की पहली उड़ान थी, ये भी याद रखना, ये सीरीज है, 787 सीरीज की पहली उड़ान थी। अगर एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, अभी याद रखो, एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, कितना था, 171 था। तो आपको ये भी चीजें थोड़ा याद रखनी होगी, फैक्ट नहीं है, सब याद रखने होंगे। एविलिस्ट किससे संबंधित है, तो भाई एविलिस्ट की बात करें किससे संबंधित है, सभी पक्षी प्रजातियों के लिए एक एकीकृत वैश्विक सूची के लिए एविलिस्ट को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है।
ब्लू एनडीसी चैलेंज किससे संबंधित है? ब्लू एनडीसी चैलेंज की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा वैश्विक महासागर आधारित जलवायु पहल से संबंधित है। अब जैसे ब्लू एनडीसी चैलेंज जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको यह रखना है वैश्विक महासागर एवं जलवायु पहल से संबंधित है आपका ब्लू एनडीसी चैलेंज। कब शुरुआत की गई? तो जून 2025 में इसकी शुरुआत की गई है, ये भी याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्राजील और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से इसको ब्लू एनडीसी चैलेंज को शुरुआत किया गया। और इन देशों का उद्देश्य है कि COP 30 से मतलब COP 30 से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में महासागर जलवायु संसाधनों को एकीकृत करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने भारत में राफेल फ्यूजल उत्पादन के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी किया हुआ है? तो राफेल फ्यूजलेज उत्पादन के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की है। तो भारत में किसने? तो हम कहेंगे भारत में टाटा एडवांस सिस्टम ने। किसने? टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा जो है साझेदारी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो भाई बात कर रहा है कि बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में कौन सा सही है? यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए आयोजित एक मध्यम वार्षिक बैठक है। तो हम कहेंगे करेक्ट है। इसे औपचारिक रूप से UNFCCC के सहायक निकायों के रूप में शुरुआत या जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। इसका जो आयोजन है जलवायु वार्ता के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने, पक्षवारों के सम्मेलन करने के लिए एक एजेंडा के लिए निर्धारित किया गया है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बॉन जलवायु परिवर्तन के बारे में करेक्ट हो जाएगा। सिप्री ईयरबुक 2025 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर यहां से जरूर आता है। सिप्री ईयरबुक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं करेक्ट कौन सा है। जनवरी 2025 तक भारत के पास पाकिस्तान से अधिक लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियारों की बात कर रहा है, किसकी? परमाणु हथियार की बात कर रहा है कि भारत के पास जो है परमाणु हथियार किससे ज्यादा है? तो हम कहेंगे पाकिस्तान से भारत के पास परमाणु हथियार ज्यादा है, लेकिन चाइना के पास से क्या है? चाइना से कम है। किसकी बात की जा रही है? इंडिया की बात की जा रही है। पाकिस्तान से ज्यादा है, चाइना से कम है, करेक्ट है। भारत ऐसे कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का विकास कर रहा है जो शांति काल में परमाणु हथियारों संभावित रूप से एक से अधिक हथियारों का वहन करने में सक्षम होगी। तो ये भी करेक्ट है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ही एक से अधिक ध्वंसशील वॉरहेड वाली दोहरी क्षमता मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि याद रखना है भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया के साथ साथ यहाँ पर आपकी न केवल अमेरिका और रूस, जबकि इन देशों के पास भी दोहरी क्षमता वाली मिसाइलें हैं। तो भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो यहाँ पर जो है आपके केवल रसिया और रूस के पास है, ये तो ऑप्शन गलत है। 2020 और 2024 के बीच में भारत शीर्ष 5 वैश्विक हथियार में आयातक रूप से शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? FATF के बारे में विचार करना है कि FATF की स्थापना 1989 में धन शोधन से निपटने के लिए G7 की पहल से शुरुआत किया गया था, करेक्ट है। 40 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत 2013 में इसका सदस्य बना। क्या भारत 2013 में बनाता? नहीं, भारत 2010 में, क्या भारत 2010 में इसका जो है सदस्य बन गया था। कब बन गया था? भारत 2010 में इसका सदस्य बन गया था। तो केवल पहला, दूसरा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखो हमारा ऐप आ चुका है, अगर ऐप का आप लोगों को नाम नहीं पता है तो बता देते हैं। UPSC नट नाम से हमारा ऐप आ चुका है, जिस पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें क्विक रिवीजन नाम से कोर्स लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, और एक हमारा कोर्स है एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से। एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स है। इस कोर्स में हम 90 से ज्यादा लेक्चर को कवर कर रहे हैं, आप जरूर जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। UPSC नट आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। शॉर्ट टेंडम रिपीट STR तकनीक का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट टेंडम रिपीट के नाम से बात कर रहा है, इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे DNA की पहचान करने के लिए, किसकी? DNA की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए शॉर्ट टेंडम रिपीट तकनीक का जो है STR तकनीक का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है उसके संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है?
SMR का उपयोग केवल ऑन ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए नहीं। क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे भाई ऑन ग्रिड उपयोगों के लिए और ऑफ ग्रिड दोनों के लिए SMR का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है ये पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों को लागत प्रभावी विकल्प है, हम कहेंगे हाँ लागत प्रभावी तो है, करेक्ट है। भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SMRS सक्रिय रूप से शोध कर रहा है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत क्यों था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के लिए दोनों का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि दोनों का SMR में प्रयोग जो है किया जा सकता है, इसीलिए गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजराना फर्स्ट के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मेजराना फर्स्ट के बारे में विचार करना है, यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। कैसी है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, करेक्ट है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक क्वेश्चन गलत है, बाकी 3 सही है, कौन सा गलत है बात करेंगे। वी नायरन जो है आपके DRDO के अध्यक्ष नहीं है, किसके हैं? इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, करेक्ट है। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनाया गया, ये भी करेक्ट है। अंजू राठी राणा को पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनाया गया, ये भी करेक्ट है। BCD सही है, जबकि ए वाला गलत था। वी नायरन जो है इसरो के आपके अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समुद्री अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? समुद्री अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका संचालन चीन, रूस, ईरान के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, करेक्ट है। इस अभ्यास जो है ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है, ये भी सही है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। 1 और दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल है, तो बेलारूस संघाई सहयोग संगठन जो है SCO में कौन सा शामिल है? हम कहेंगे 8वें सदस्य के रूप में SCO में बेलारूस को शामिल किया गया है, तो क्योंकि 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, आपको बेलारूस को ध्यान रखना है। बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, माफी चाहता हूं, बेलारूस को पूर्ण सदस्य के 10वें सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है। और SCO में बात की जाए तो कितनी संख्या हो गई है? 10 हो गई है। कौन कौन देश हो गए हैं? भारत शामिल हो गया है, भारत के अलावा चीन शामिल है, चीन के अलावा रूस शामिल है, रूस के अलावा पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान के अलावा तजाकिस्तान शामिल है, तजाकिस्तान के बाद ईरान शामिल है, और ईरान के अलावा बेलारूस अभी वर्तमान में 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये 10 आपके SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं, आपके ध्यान रखना है। माफी चाहता हूं, मैंने गलती से बता दिया था। सुचेता कृपलानी के संबंध में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? सुचेता कृपलानी के बारे में, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला संस्थापक रह चुकी हैं, तो हम कहेंगे करेक्ट है। पश्चिम बंगाल की पहला मुख्यमंत्री थी, भाई सुचेता कृपलानी की बात किया है, पश्चिम बंगाल की क्या पहला महिला मुख्यमंत्री थी? हम कहेंगे नहीं, तो केवल ऑप्शन पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 1963 में है बनी थी CM। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से कितनी लोकसभा सीटें जीती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी सीटें जीती हैं? हम कहेंगे 33 सीटें जीती हैं। यहाँ पर 37 सीटें लिखा है, कितनी जीती हैं? तो हम कहेंगे सपा के द्वारा 37 सीटें जीती गई हैं, जबकि BJP ने केवल 33 सीटें ही जीत पाई हैं। ध्यान रखिएगा। आम चुनाव 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट से किसने जीती है? तो 2024 में जो फैजाबाद लोकसभा सीट है किसने जीता है? अवधेश प्रसाद जो है सपा से अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से लोकसभा सीट को जीता हुआ है, आपको ध्यान रखना है। समाजवादी पार्टी की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गवर्नर की बात की जाए आनंदीबेन पटेल है, काफी लंबे समय से है, 2019 से बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल के रूप में इनको जाना जाता है, 20वीं राज्यपाल है। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है। कौन है?
आपके गवर्नर हैं। इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की किस सीट से जीत हासिल की है? तो इकरा चौधरी ने लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश की किस सीट से हासिल किया हुआ है? तो हम कहेंगे कैराना। कौन सी? कैराना सीट से इन्होंने जो है हासिल किया हुआ है, लोकसभा में चुनाव को जीत पाई है। नेक्स्ट आता है, किसी राज्य धन विधेयक के केवल राज्यपाल की सिफारिश से किस अनुच्छेद के तहत पेश की जाता है? किसी राज्य में अगर बात की जाए धन विधेयक को, मनी बिल को अगर पास करना हो या मनी बिल को पेश करना हो, राज्यपाल की सिफारिश ली जाती है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? तो हम कहेंगे आर्टिकल 207 के तहत। किस? 207 के तहत पूर्व राष्ट्रपति की राज्यपाल की जो है सिफारिश की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में विचार करना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। तो मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित होता है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल विश्वास मत पर क्या करता है? निर्भर करता है। विश्वास मत पर क्या करता है? निर्भर करता है। कार्यकाल निश्चित नहीं हो सकता है, किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता है। राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटा सकती है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने कहा है विश्वास प्रसाद जो है, विश्वास मत जो है प्राप्त करना होता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? देखो, भारत के प्रधानमंत्री थे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे, लेकिन आम चुनावों में उत्तर प्रदेश की कौन सी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शामिल हुए थे? तो फूलपुर से। क्या से? फूलपुर से ये जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि जो है चुने गए थे। आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी की बात किया तो 1952, 1957 और 1962 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फूलपुर से जो है आपका प्रतिनिधित्व किया है। और 1964 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई। अब बहुत सारे लोगों को 1866 तो याद होगा, 1866 आपको याद होगा, लेकिन डेट याद नहीं होगी। तो 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई है। आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को किस अधिनियम के द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, किस आपके क्या कह रहा है? किस आपके यहाँ पर एक्ट के द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के तहत, क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के तहत जो है प्रशासित यहाँ पर किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया है, सर वाल्टन मॉर्गन थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 17 मार्च 1846 को, कितना? 17 मार्च जो है 1866 को सर वाल्टर मॉर्गन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन है? सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना जी हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद पर जो है बने हुए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? सही पूछ रहा है कौन सा है? संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। क्या निश्चित किया गया? हम कहेंगे नहीं, कोई निश्चित कार्यकाल के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है संविधान में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो 65 वर्ष की आयु जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि उच्च न्यायालय की बात किया तो 62 वर्ष की आयु जो है बात की गई है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तो न तो हम पहला कहेंगे सही है, न तो हम दूसरा वाला सही कहेंगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिट क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने रिट क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा जो है किस मामले में घोषित किया है? ऑप्शन बहुत बढ़िया है, हम कहेंगे यहाँ पर एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में। किसमें? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में 1997 में रिट क्षेत्राधिकार को आपको जो है मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दे सकता है, और हाईकोर्ट की बात किया है आपका हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट याचिका जो है प्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान नेता विपक्ष की पार्टी का नेता कौन है? माता प्रसाद पांडे हैं। कौन है? माता प्रसाद पांडे जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। माता प्रसाद पांडे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो है बने हुए हैं। प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष के नेता। क्या है? विपक्ष के नेता जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है, किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट अगर आपको सारे फैक्ट अगर याद है तभी इस क्वेश्चनों को लगा पाओगे, अन्यथा
आप प्रैक्टिस से ही आपको याद हो सकते हैं। किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य का राज्यपाल के द्वारा ही महाधिवक्ता की नियुक्ति को किया जाता है। अगर महाधिवक्ता की बात किया तो आर्टिकल 165 के तहत इसका स्थान आता है। आर्टिकल 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों का उसे न्यायिक पद पर रहने का कार्य होना चाहिए, अथवा उच्च न्यायालय में कम से कम अधिवक्ता 10 वर्षों तक वह रहा हो। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की, कौन बनी है? हम कहेंगे बबीता चौहान बनी है। कौन बनी है? बबीता चौहान को बनाया गया है। ऑप्शन आपका हमारा बी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी वाला करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किसने क्या है? उत्तर प्रदेश में किसने भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? भारत का पीएम बनने से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में किसने कार्य किया हुआ है? तो हम कहेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहले मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया हुआ है। और ये 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कभी पूछा जाए तो कह देना 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की संरचना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विधानसभा परिषद की संरचना के बारे में 36 सदस्य जो हैं स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 36 सदस्य, करेक्ट है। 38 सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है 8 सदस्य जो हैं शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। कितना? 8 सदस्य, हम कहेंगे ये भी ठीक है। 30 सदस्य जो हैं स्नातकोत्तर से चुने जाते हैं। नहीं, स्नातकोत्तर से बात किया है, केवल 8 सदस्यों को चुना जाता है, ना कि 30 सदस्यों को। चौथा वाला गलत है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। डी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्ष्मण पुरस्कार या रानी पुरस्कार जो नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के मामले में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल विभाग के द्वारा की गई है, करेक्ट है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए, एलिजिबिलिटी होने के लिए खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तब उसको लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन हमारे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बात की जाए कि पद्मश्री पुरस्कार जो विजेता मिले हैं, लेकिन इसमें से कौन से शामिल नहीं है? आशुतोष शर्मा को विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए दिया गया है, करेक्ट है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को साहित्य शिक्षा के लिए दिया गया है, ये भी करेक्ट है। सत्यपाल सिंह को खेल के लिए दिया गया है, ये भी करेक्ट है। नारायण भुलई भाई को बात किया है, नारायण भुलई भाई को बात किया है तो सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, चिकित्सा के लिए नहीं दिया गया है, जबकि सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। और इनको मरणोपरांत दिया गया है। किसको? मरणोपरांत जो है दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सी वाला गलत था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट होता है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत का रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम व्यक्ति कौन है? भाई बढ़िया क्वेश्चन है ना। कौन रहेगा? भगवान दास रहेंगे। कौन रहेंगे? भगवान दास रहेंगे। इन्हें 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना की गई तो 1955 में इनको भगवान दास को, बनारस से इनका संबंध है, उनको शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में सामाजिक सुधार के लिए भगवान दास को भारत रत्न पुरस्कार जो है 1955 में दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में इसकी शुरुआत को किया गया था। उत्तर प्रदेश के पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता साध्वी रिंतभरा को किस योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है? तो कौन से योगदान के लिए? सामाजिक कार्य के लिए उनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया है। कब दिया गया था? 2025 में ही दिया गया है। नीलम शरण गौर को निम्नलिखित में से किस काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नीलम शरण गौर को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए। हम कहेंगे रैक्यूम इन रागी जानकी के लिए दिया गया। रैक्यूम इन रागी जानकी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को दिया गया है 2023 वाला। अर्जुन पुरस्कार विजेता अनु रानी का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता अनु रानी का संबंध की बात की जाए तो आपको कहना है भाला फेंक खेल से। किसके? भाला फेंक खेल से इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रीति पाल कौन है? प्रीति पाल जो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी है। किस स्पर्धा में इन्हें श्रेणी में कांस्य पदक जो है दिया गया है? तो किस प्रतिस्पर्धा में दिया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कौन सी प्रतिस्पर्धा है? कौन सी प्रतिस्पर्धा है? कोई बता सकता है ना? तो यहां पर 100 मीटर T36, 200 मीटर T35, 400 मीटर T37 और आपका ऑप्शन आता है 800 मीटर T34। क्या आता है? 800 मीटर T34। तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा?
बताइए कौन सही रहेगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा भाई। 200 मीटर T35 में इन्हें कौन सा पदक मिला है? इस स्पर्धा में कांस्य पदक जो है इन्होंने हासिल किया हुआ है। कौन सा? कांस्य पदक जो है प्राप्त किया हुआ है। चलिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक निवास राजभवन का मूल नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो आधिकारिक निवास है राजभवन का मूल निवास का नाम क्या है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोठी हयात खां बख्श। क्या है? कोठी हयात बख्श इनका मूल नाम है। कोठी हयात बख्श राजभवन का मूल नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या है? राजभवन वैसे आप इसको बोलते हैं, और इसका सही नाम आपको पता ही होगा, बदलकर राजभवन कर दिया गया है। कोठी हयात बख्श इसका मूल नाम था। भारतीय हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं? तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल हैं, किस ओलंपिक खेल में ने स्वर्ण पदक जो है मिला हुआ है? तो 1980 में मास्को ओलंपिक में ने दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? प्रवीण कुमार के संबंध की बात की जाए तो हम कहेंगे ऊंची कूद से इनका संबंध है। कितना? ऊंची कूद से इनका संबंध है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों पर विचार कीजिए, उनको प्रथम कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री हैं, उन पर विचार करना है और उनको प्रथम कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं, फिर आपके चंद्रभानु गुप्ता रहे हैं, फिर आपके कौन रहे हैं? फिर आपके राम नरेश यादव जी रहे हैं, अंतिम में राजनाथ सिंह रहे हैं। तो इस तरीके से पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन आएगा, तो बी वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग जो है केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा? किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 154 में की गई। 154 आर्टिकल में ये बात को कहा गया है, जो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार करें, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। किसी राज्यपाल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी वाले रहेंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1, सूची 2 है, अनुच्छेद और विवरण है, किस आर्टिकल का संबंध किस आर्टिकल से है? बात करें, अनुच्छेद 199 बात कहता है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, कैसी? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल को विधेयकों के मामले में स्वीकृति देने के बारे में। अनुच्छेद 201 कहता है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं विधेयक को राज्यपाल। और अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश को राज्यसभा में हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के लिए प्रस्ताव को हटाने के लिए लाया गया था शेखर कुमार यादव के लिए। उपराष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की 138वीं जयंती मनाई गई है? एक राष्ट्रवादी नेता हैं जिनकी 138वीं जयंती मनाई गई है और उपराष्ट्रपति के द्वारा, तो कौन सी मनाई गई है? हम कहेंगे राजा महेंद्र प्रताप की। किसकी? राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती को मनाया गया है और भारत के अभी उपराष्ट्रपति ने ही मनाया था। नवंबर 2024 में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला किस जिले में आयोजित की गई है? तो हम कहेंगे लखनऊ जिले में जो है परामर्श के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। खिलाड़ी है और खेल है, इनका किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? जैसे अभिनय श्याम गुप्ता की बात की है, अभिनय श्याम गुप्ता की बात किया तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। आशीष कुमार की बात किया, आशीष कुमार का संबंध जिम्नास्टिक से है। अन्नूराज सिंह की बात किया है, अन्नूराज सिंह का संबंध शूटिंग से है। और गौश मोहम्मद की बात किया तो टेनिस से इनका संबंध है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है टेस्टिस का, भारत का कौन सा राज्य भारत अमेरिकी साझेदारी के तहत अपनी पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित कर रहा है? तो सेमीकंडक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकाई जो है, यूनिट जो है भारत अमेरिका के बीच में साझेदारी की गई है, उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित की जा रही है। तो भारत और उत्तर प्रदेश के बीच में समझौता हुआ सेमीकंडक्टर इकाई का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो आज हमने बेशक यहाँ पर देखो 50 क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमने पूरे स्टेट के 150 क्वेश्चनों को कवर किया है, जिसमें हमारे यूपी स्पेशल के 115 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन थे। लेकिन इस आज की टेस्ट सीरीज में हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा हो चुके हैं कवर, लेकिन बाकी की 2 टेस्ट सीरीज जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी 50-50 क्वेश्चन की, उसमें आपको यूपी जीके से ज्यादा क्वेश्चन रहे थे। साथ में आप लोग नए थे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।